नमस्कार। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो है जंतुओं और पादप में परिवहन। ये विषय कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 7 पर आधारित है। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य इन नोट्स में दी गई हर एक जानकारी को बिल्कुल उसी क्रम में लाइन दर लाइन पढ़ना है और उसे सरल भाषा में समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, हमारे सामने जो पहली स्लाइड है उसका शीर्षक है जंतुओं और पादप में परिवहन कक्षा 7 विज्ञान त्वरित संशोधन नोट्स। इसमें एक तरफ मानव परिसंचरण तंत्र और दूसरी तरफ एक पेड़ का चित्र है जो दोनों में परिवहन को दर्शाता है। इसका मतलब है कि हम ये समझेंगे कि इंसानों और जानवरों में जो जरूरी चीजें हैं जैसे भोजन और ऑक्सीजन, वो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कैसे पहुंचती हैं। और यही प्रक्रिया पेड़ पौधों में कैसे होती है। बिल्कुल। तो अगली स्लाइड का विषय है परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला बिंदु है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हाँ, ये तो बहुत बेसिक बात है। मतलब जिंदा रहने के लिए हर जीव को ऊर्जा चाहिए, सांस लेना है, और ये सब उसे भोजन, पानी और ऑक्सीजन से ही मिलता है। अगला बिंदु कहता है इन पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना जरूरी है। सही बात है। मतलब शरीर में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इन जरूरी चीजों को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचा सके। जैसे हमारे शहरों में सड़कों का नेटवर्क होता है। बिल्कुल वही। और तीसरा बिंदु भी इसी से जुड़ा है। साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को उस स्थान तक पहुंचाना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। मतलब शरीर में जो कचरा बन रहा है, हाँ, उस कचरे को भी बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम चाहिए। ठीक वैसे ही जैसा हमारे घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था होती है। तो अब बात करते हैं रक्त यानी ब्लड की। परिभाषा है वह तरल पदार्थ जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। बहुत सरल शब्दों में, रक्त वो तरल है जो हमारे शरीर की नसों में बहता है। अब आते हैं रक्त के कार्यों पर। पहला, पचे हुए भोजन को छोटी आंच से शरीर के अन्य भागों तक ले जाना। दूसरा, फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाना। जी। और तीसरा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन करना। तो मतलब रक्त के 3 मुख्य काम हो गए: भोजन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना और कचरा हटाना। ये शरीर का एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। अब इसकी संरचना के बारे में लिखा है प्लाज्मा रक्त का वह तरल भाग जिसमें कोशिकाएं तैरती रहती हैं। हाँ, मतलब खून में जो लिक्विड हिस्सा है जो पानी जैसा है उसे प्लाज्मा कहते हैं, और खून की बाकी कोशिकाएं इसी में कह सकते हैं कि तैरती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं रक्त की कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स। सबसे पहले हैं लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी। इनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यही हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। अच्छा, और हीमोग्लोबिन का कार्य यह ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो हम हीमोग्लोबिन को एक ऑक्सीजन टैक्सी की तरह समझ सकते हैं। ऑक्सीजन टैक्सी? हाँ, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है और इसे शरीर के हर हिस्से में हर कोशिका के दरवाजे पर छोड़ आता है। ये अच्छा उदाहरण है। अब है श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें हमारे शरीर के सैनिक भी कहा जाता है। सैनिक? बिल्कुल, क्योंकि ये बीमारियों से लड़ने वाले कीटाणुओं को, जर्म्स को खोजकर खत्म कर देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अगली स्लाइड में एक कहानी है, बूझो की कहानी। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। खून बहने लगा, लेकिन कुछ देर बाद खून बहना रुक गया और वहां गहरा लाल थक्का जम गया। ये कहानी हमें ये समझाने के लिए है कि जब हमें चोट लगती है तो खून अपने आप बहना बंद कैसे हो जाता है। रक्त का थक्का जमना रक्त में पाई जाने वाली एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं के कारण होता है। इन्हें पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें चोट लगती है तो ये प्लेटलेट्स नाम की कोशिकाएं तुरंत उस जगह पर पहुंचकर एक जाल जैसा बना लेती हैं। अच्छा। हाँ, और उसी जाल में बाकी कोशिकाएं फंस जाती हैं और खून का बहना बंद हो जाता है। इसी को हम खून का थक्का जमना या क्लॉटिंग कहते हैं। अब बात करते हैं रक्त वाहिनियों की यानी ब्लड वेसल्स की। पहली है धमनी, आर्टरी। इसका कार्य है हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाना। मतलब धमनियों का काम है दिल से साफ खून जिसमें ऑक्सीजन हो उसे पूरे शरीर में पहुंचाना। इसकी विशेषता है कि रक्त प्रवाह
तेज और अधिक दाब पर होता है और इसकी दीवारें मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। क्योंकि खून सीधे दिल से पंप होकर आता है तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं ताकि वो उस प्रेशर को झेल सके। वेन कार्य शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में लाना। तो शिराओं का काम ठीक उल्टा है। ये शरीर से गंदे खून को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वापस दिल तक लाती हैं। और इनकी विशेषता, रक्त प्रवाह कम दाब पर, दीवारें पतली होती हैं और इनमें वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर बहने देते हैं। हाँ, इनमें खून का दबाव कम होता है, इसलिए दीवारें पतली होती हैं। और वाल्व बहुत जरूरी हैं। वे एक गेट की तरह काम करते हैं ताकि खून गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस नीचे की तरफ न बह जाए। अच्छा, लेकिन यहाँ एक अपवाद भी दिया है। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है और फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त लाती है। ये तो उल्टा हो गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। असल में फुफ्फुस धमनी अकेली ऐसी धमनी है जो गंदा खून ले जाती है। कहाँ ले जाती है? दिल से फेफड़ों तक साफ होने के लिए। और फुफ्फुस शिरा अकेली ऐसी शिरा है जो साफ खून लाती है फेफड़ों से वापस दिल तक। ओह अच्छा, अब समझ आया। अगला विषय है नाड़ी स्पंदन या पल्स रेट। परिभाषा है, धमनियों में रक्त प्रवाहित होने के कारण जो धक धक महसूस होती है उसे नाड़ी स्पंदन कहते हैं। जब दिल खून को धमनियों में पंप करता है तो उनमें एक लहर सी बनती है। उसी को हम अपनी कलाई पर महसूस कर सकते हैं। यही नाड़ी या पल्स है। और स्पंदन दर एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। मतलब जब कोई स्वस्थ व्यक्ति आराम कर रहा हो तो उसकी नाड़ी 1 मिनट में 72 से 80 बार धड़कती है। अब आते हैं सबसे जरूरी अंग पर, मानव हृदय पर। स्थिति, वक्ष गुहा में निचला सिरा बाईं ओर झुका हुआ, आकार लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर। तो हमारा दिल हमारी छाती में होता है और ये हमारी ही मुट्ठी जितना बड़ा होता है। और इसका कार्य, 4 कक्ष होते हैं ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आपस में ना मिले। बिल्कुल, इसके 4 कमरे होते हैं ताकि साफ और गंदा खून हमेशा अलग अलग रह सकें। एक विभाजन दीवार है। हाँ, यही दीवार है जो साफ और गंदे खून को मिलने से रोकती है। ये बहुत जरूरी है। अगली स्लाइड में परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि एक फ्लो चार्ट में दिखाई गई है। चलिए इसे क्रम से समझते हैं। सबसे पहले शिराएं शरीर से गंदा खून हृदय में लाती हैं। ठीक है। फिर फुफ्फुस धमनी इस खून को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है साफ होने के लिए। बिल्कुल, फेफड़ों में खून में ऑक्सीजन मिलती है और वो साफ हो जाता है। फिर फुफ्फुस शिरा इस साफ खून को वापस हृदय में लाती है। और अंत में धमनी इस साफ खून को हृदय से पंप करके पूरे शरीर में पहुंचा देती है। इस फ्लो चार्ट में केशिकाओं यानी कैपिलरीज के बारे में भी बताया है। ऊतकों में पहुंचकर धमनियां अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं जो पुनः मिलकर शिराएं बनाती हैं। केशिकाएं बहुत ही बारीक नसें होती हैं, इतनी बारीक कि वो हर एक कोशिका तक पहुंच सकें। यही धमनियों और शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। अब है हृदय स्पंद, हार्ट बीट। हृदय के कक्षों की पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं। यह लयबद्ध गति जीवन भर चलती रहती है। दिल की धड़कन का मतलब यही है, दिल की मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना, जिससे खून पंप होता है। और ये प्रक्रिया बिना रुके लगातार चलती रहती है। और स्टेथोस्कोप, चिकित्सक इस यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कन की ध्वनि को बड़ा करके सुनने के लिए करते हैं। हाँ, डॉक्टर जो यंत्र कान में लगाकर हमारी धड़कन सुनते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। ये बस दिल की आवाज को तेज कर देता है ताकि वो उसे साफ साफ सुन सकें। एक दिलचस्प सवाल है अगली स्लाइड में, क्या सभी जंतुओं में रक्त होता है? क्या लगता है? यहाँ लिखा है स्पंज और हाइड्रा। इन जंतुओं में मनुष्यों की तरह परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। सही है, मतलब स्पंज और हाइड्रा जैसे कुछ बहुत ही सरल जीवों में खून नहीं होता। तो फिर ये काम कैसे करते हैं? जिस जल में वे रहते हैं वही भोजन और ऑक्सीजन लाता है। जब जल बाहर निकलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट ले जाता है, अतः इन्हें रक्त की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, ये पानी में रहते हैं और पानी ही इनके लिए ट्रांसपोर्ट का काम करता है। भोजन लाना, ऑक्सीजन लाना, कचरा ले जाना, सब पानी ही कर देता है। अब आते हैं जंतुओं में उत्सर्जन पर।
परिभाषा। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले विषैले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम। उत्सर्जन का सीधा सा मतलब है शरीर में बने जहरीले कचरे को बाहर फेंकने की प्रक्रिया। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। पहला है वृक्क यानी किडनीज। ये रक्त को छानने का मुख्य अंग है। फिर है मूत्रवाहिनी। यह एक नली है जो मूत्र को किडनी से नीचे ले जाती है। मूत्राशय। ये एक थैली है जहां मूत्र इकट्ठा होता है। और अंत में मूत्रमार्ग, वो नली जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। तो संक्षेप में किडनी खून को साफ करती है जिससे मूत्र बनता है। ये मूत्र नलियों से होता हुआ थैली में जमा होता है और फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। अगली स्लाइड में मूत्र का संगठन एक पाई चार्ट में दिखाया गया है। 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट। इसका मतलब है कि हमारे मूत्र में ज्यादातर पानी ही होता है। और अपोहन यानी डायलिसिस के बारे में भी बताया गया है। जब किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त में विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की विधि को डायलिसिस कहते हैं। हाँ, अगर किसी की किडनी खराब हो जाए तो एक मशीन की मदद से खून साफ किया जाता है। इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ये मशीन एक नकली किडनी की तरह काम करती है। अब बात करते हैं पसीने की। इसमें जल और लवण होते हैं और इसका कार्य शरीर को ठंडा रखना है। बिल्कुल, पसीना हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और जो कपड़ों पर कभी-कभी सफेद धब्बे पड़ जाते हैं वो इसी नमक के कारण होते हैं। अन्य जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है? मछली में अपशिष्ट है अमोनिया जो जल में घुल जाती है। हाँ, मछली का अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया है और क्योंकि वो पानी में ही रहती है तो ये आसानी से पानी में घुल जाता है। और पक्षी या छिपकली, इनका अपशिष्ट है यूरिक अम्ल जो सफेद रंग का अर्धघन पदार्थ होता है। बिल्कुल, पक्षियों और छिपकलियों का अपशिष्ट यूरिक एसिड होता है। वो गाढ़ा और सफेद होता है। तो अब जानवरों से पौधों की तरफ आते हैं। पादपों में परिवहन, जल और खनिज, अवशोषण। पादप अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। मतलब पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी में मौजूद पानी और जरूरी पोषक तत्व सोखते हैं। इसमें मूल रोम यानी रूट हेयर्स मदद करते हैं। ये जड़ के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं ताकि अधिक जल अवशोषित हो सके। जड़ों पर जो बहुत बारीक रेशे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पानी सोखने में मदद करते हैं। और इस पानी को ऊपर कौन ले जाता है? संवहन ऊतक, जाइलम। पादपों में जल और पोषक तत्वों का परिवहन करता है। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक भी दी है, जाइलम इक्वल्स जल। जाइलम पौधों के अंदर एक तरह की पानी की पाइपलाइन है जो पानी को जड़ों से खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। इसी को दिखाने के लिए एक क्रियाकलाप है। एक शाकीय पौधे की टहनी को लाल स्याही वाले पानी के गिलास में रखें। इस प्रयोग में हम यही देखेंगे कि पानी तने में ऊपर कैसे चढ़ता है। प्रेक्षण। कुछ समय बाद टहनी और पत्तियों में लाल रंग की धारियां दिखाई देती हैं और टहनी को काटने पर अंदर लाल बिंदु दिखते हैं। इसका मतलब साफ है कि पौधे ने लाल पानी को ऊपर खींच लिया है और ये पानी तने की नलियों मतलब जाइलम से होकर गुजरा है जिससे वे लाल हो गई हैं। तो निष्कर्ष है जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। हाँ, जाइलम के माध्यम से। अब पानी की बात हो गई तो भोजन की बात करते हैं। स्रोत, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। बिल्कुल, पौधों का भोजन उनकी पत्तियों में रसोई में बनता है। और फ्लोएम, ये भोजन को पादप के सभी भागों तक ले जाता है। इसको याद रखने के लिए फ्लोएम इज इक्वल टू फूड। जैसे जाइलम पानी की पाइपलाइन है वैसे फ्लोएम भोजन की पाइपलाइन है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर हिस्से तक, जड़, तना, फल सब तक पहुंचाता है। तो सारांश हुआ, जाइलम जल ले जाता है और फ्लोएम भोजन। बिल्कुल। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। परिभाषा है पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना। इसे हम पौधों का पसीना निकलना भी कह सकते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। इसका महत्व क्या है? पहला है चूषण अभिकर्षण या सक्शन पुल। वाष्पन से एक खिंचाव पैदा होता है जो विशाल वृक्षों में पानी को बहुत अधिक ऊंचाई तक खींचता है। ये एक स्ट्रॉ से जूस पीने जैसा है। जैसे जैसे पानी ऊपर पत्तियों से उड़ता है वो नीचे जड़ों से और पानी को ऊपर की तरफ खींचता चला आता है।
एक तरह का वैक्यूम बन जाता है। वाह। और दूसरा महत्व है ठंडक। यह पौधे को ठंडा रखने में भी सहायक है। हाँ, जैसे पसीना हमें ठंडा रखता है, वैसे ही वाष्पोत्सर्जन पौधे को भी ठंडा रखता है, खासकर तेज धूप में। तो अंत में इस अध्याय के कुछ प्रमुख शब्द हैं। चलिए इन्हें एक बार दोहराते हैं। धमनी, साफ खून ले जाने वाली नली। शेरा, गंदा खून लाने वाली नली। रक्त, शरीर का तरल परिवहन माध्यम। हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ढोने वाला लाल वर्णक। हृदय स्पंद, दिल की धड़कन। उत्सर्जन, शरीर से कचरा निकालना। जाइलम, पौधों में पानी की पाइपलाइन। फ्लोएम पौधों में भोजन की पाइपलाइन। और वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों से पानी का भाप बनकर उड़ना। तो आज हमने जंतुओं और पौधों दोनों में परिवहन के जटिल लेकिन अद्भुत सिस्टम को समझा। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर परीक्षाओं में सवाल सीधे या घुमाकर एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के एनसीईआरटी नोट्स तैयार किए हैं, जो सरल भाषा और परीक्षा उपयोगी हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, तो अभी व्हाट्सएप नंबर 9229909706 पर मैसेज करें। नोट्स की कीमत बहुत कम है, तो बिना देर किए अभी मैसेज करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।